नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जनपद पंचायत लालबरा के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक ने किया एक और ऐलान। आगामी 2023 का विधानसभा चुनाव मौसम हरिनखेड़े के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत पारनेरवानी में उप सरपंच और 11 पंचों को दिलाई गई शपथ। कहा, पारनेरवानी पंचायत को शीघ्र दिलाएंगे नगर पंचायत का दर्जा और बनाएंगे भाजपा की सरकार। MLV स्कूल में हुई समाचार पत्रों की भूमिका विषय पर प्रतियोगिता। अधिकांश विद्यार्थियों ने बालाघाट एक्सप्रेस की खबरों को दी प्राथमिकता। लांजी नगर परिषद में भाजपा की रेखा कालवेले बनी अध्यक्ष, संदीप रामटेकर उपाध्यक्ष चुने गए। लालबरा क्षेत्र के ग्राम खारी के ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। थाना प्रभारी हटाओ और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। मकान बनाने के लिए खोदे गए कॉलम के गड्ढे में गिरने से 15 माह की मासूम बच्ची की हुई मौत। लालबरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया निवासी 45 वर्षीय रघुलाल गाते पर 6 अगस्त की सुबह रीछ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खमरिया निवासी रघुलाल गाते शनिवार की सुबह 5:30 बजे मवेशी बांधने के कोठे से बकरी निकालने के लिए जा रहा था। तभी अचानक रीछ आ गया और उसने हमला कर दिया, जिसके बाद रघुलाल के हल्ला करने पर ग्रामीण जन दौड़े और उसके बाद रीछ को भगाया गया। समय रहते ग्रामीण नहीं दौड़ते तो कुछ भी हो सकता था। रीछ के हमले से घायल व्यक्ति को लालबरा अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि खमरिया के आसपास का क्षेत्र जंगल से लगा हुआ है, परंतु रघुलाल गाते का मकान बीज बस्ती में और रीछ गांव के अंदर कैसे पहुंचा लोगों को पता ही नहीं। परंतु रीछ के हमले से एक व्यक्ति के घायल होने की घटना के बाद से ग्रामीण जन दहशत में है और वन विभाग से मांग की है कि गाँव के समीप घूम रहे रीछ को पकड़कर अन्यत्र स्थान भगाया जाए। चर्चा में घायल रघुलाल गाते ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे वह सोकर उठे। उसके बाद मवेशी बांधने के कोठे से मवेशी को बाहर निकालने के लिए जा रहे थे, तभी रीछ पीछे से आया और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनके द्वारा हमला करने पर पड़ोस के लोग दौड़े तो उन्हें देखकर वह रीछ भाग गया। और क्या हुआ, मेरे पास चार बकरियाँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता, बस बकरियों को बाहर निकाला, उनकी सफाई कर रहा था। पीछे से आए दक्षिण लेकर पकड़ा, तो मैं एकदम वैसी पकड़ी तो मैं एकदम घबरा गया, नहीं घबरा गया। तो रीछ करके बोला तो कुछ मोड़ने वाले जमा। कितने समय घटना है? 5:30 आज सुबह की। तो रीछ किस साइड से आया? गाँव आपका मकान बस्ती में कि बाहर है? बीच बस्ती में। तो बीच बस्ती में आ गया था क्या? तो वो आप ही हमला किया कि बकरियों को भी किया? नहीं, सबसे पहले क्या है, बकरी की थोड़ी सी क्या कोठा टाइप है, बकरी थोड़ी अंदर बनी थी और मैं सामने जो मेरी जो फाटक है, मैं वहीं से सफाई करते करते पीछे जाता। फिर वही मैं थोड़ा सा हल्ला किया तो मोहल्ले पुलिस वाले जमा हुए, क्या हुआ करके उसको देखिए, फिर भाग गया। तो ये पहली बार है कि इससे पहले भी कभी आया है वो रीछ यहाँ? नहीं, मोहल्ले में तो पहली बार आई। पहली बार आया। अच्छा, बस्ती में आती है लेकिन बार तो जंगल से लगा हुआ है क्या एरिया आपका? नहीं, जंगल से लगा हुआ जंगल है हमारे यहाँ में, लेकिन उतना भी घना जंगल है। पहली बार आया वो। रेल यात्रियों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा झटका लगा है। जो यात्री इस रक्षाबंधन में ट्रेन का सफर कर अपने घर या अपनों से मिलने जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल रेलवे ने 68 ट्रेनों को 14 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के कनान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण एवं रीटर स्किल साइडिंग को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द किया गया है, तो कुछ गाड़ियों का टाइम टेबल और मार्ग बदलकर पूर्व व्यवस्था को प्रभावित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य दिनांक 6 अगस्त से 14 अगस्त तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ गाड़ियों को रद्द कर एवं कुछ को गंतव्य से पहले समाप्त एवं रवाना किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें इतवारी रीवा और रीवा इतवारी का भी समावेश है। जानकारी के अनुसार कनान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण एवं रीटा स्किल साइडिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 6 दिनों तक रीवा इतवारी और
इतवारी रीवा के बीच एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। जहां दिनांक 8, 10 और 13 अगस्त को रीवा से छूटने वाली 11,754 रीवा इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी, तो वहीं दिनांक 9, 11 और 14 अगस्त को इतवारी से छूटने वाली 11,753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस पटरी पर नहीं दौड़ाई जाएगी। मतलब साफ है कि रक्षाबंधन त्यौहार के पहले ही इन ट्रेनों को रद्द किए जाने से रेलवे यात्रियों की मुसीबतें पड़ गई है। हमारा कनाम में नॉन इंटरलिंक काम चालू हो रहा है 9 तारीख से, इसलिए बहुत सारी गाड़ी कैंसिल होगा। ये आपण ये रीवा इतवारी 10, 8, 10 और 13 अब 10 9, 11, 14 कुल मिला के जो सप्ते भर बंद रहेंगी गाड़ी। खत्म हो रहा है। तो सर सिर्फ यही गाड़ी हुई है या अन्य गाड़ियाँ भी? गाड़ी हुई है मेल आपका तो हावड़ा और बॉम्बे रूट में भी कुछ गाड़ी बंद किया है। यानी ज़्यादा फर्क जो है वो छत्तीसगढ़ और वो रूट पे पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक ही गाड़ी है। हमारा सर क्या दिक्कतें होंगी हमारे यहाँ के पैसेंजर को? कुछ क्या रक्षाबंधन में लोग इधर से उधर जाते ही आते रहते हैं? नहीं वो तो दिक्कत हो। वारासिवनी में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने के लिए 6 अगस्त को तहसील सभागार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे के मुख्य आतिथ्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माया उइके, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दीक्षा जैन, नायब तहसीलदार सुश्री प्रतिभा पटेल सहित गणमान्य नागरिक, वार्ड पार्षद, जनपद सदस्य और पत्रकारगण भी उपस्थित हुए। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह सुबह 9 बजे श्रीनगर के हृदय स्थल पर स्थित रानी अवंतीबाई स्टेडियम में किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने शासकीय विभागों को कार्य योजना का विभाजन किया है। आपको बताएं कि वर्ष 2020 व 21 में कोरोना काल महामारी के चलते स्थानीय रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। इस मरतबा 2 वर्ष इस आयोजन को किया जा रहा है और इस आयोजन को किया जा रहा है जिसमें सभी की सहभागिता होना चाहिए। इस बात पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जोर दिया है। इस दौरान पीटी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा झांकी का प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई, ताकि बारिश के समय विद्यार्थी व उपस्थित जनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही गोलीबारी चौक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन ध्वजारोहण करेंगे। इस संबंध में पद्मश्री 24/7 से चर्चा करते हुए विनय सुराना ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सुराना हमेशा मुख्य समारोह में शामिल होते थे और बच्चों का उत्साहवर्धन करते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनकी स्मृति में हमारे द्वारा मुख्य समारोह में होने वाले सभी कार्यक्रम में प्रथम विजेताओं को शील्ड प्रदान की जाएगी। मैंने पापा जी की स्मृति में 15 अगस्त में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के जितने भी मुख्य कार्यक्रम होंगे उसके सभी प्रथम पुरस्कार, प्रथम शील्ड जो रहती है पापा जी की स्मृति में, चूँकि पापा जी इन सभी कार्यक्रमों में बहुत रुचि लिया करते थे, तो मैंने उनकी स्मृति में यह कार्य अपने परिवार की ओर से देने का। पद्मश्री 24/7 से चर्चा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर था, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सभी शासकीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों के साथ 15 अगस्त 2022 मनाने के लिए एक मीटिंग रखी थी, जिसमें लगभग जिनको बुलाया सभी लोग आए और उसमें सर्वसम्मति से कार्य योजना बनाई गई है जो प्रतिवर्ष चलता है। इस वर्ष हमारा अमृत महोत्सव है, तो हम घर घर तिरंगा के बारे में भी इसकी प्लानिंग बनाए हैं कि कैसे हम 13 से 15 तक घर घर में तिरंगा लगाएं। मकान निर्माण के लिए खोदे गए कॉलम के गड्ढे में 15 माह की मासूम बच्ची की गिरने से मौत हो गई। यह घटना बहला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीतापाला की है। बहला पुलिस ने मृतिका रिया पिता लखनलाल मंडावी 15 माह की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को सुबह कविता मंडावी अपने जेठ गुहालाल मंडावी के खेत में परा लगा रहे थे। तीनों बच्चे घर में ही थे। 10 बजे कविता मंडावी की बड़ी लड़की रोशनी 6 वर्ष ने खेत में आकर अपनी मां कविता को बताया कि रिया घर में नहीं है। तब कविता मंडावी व परिवार के अन्य लोगों ने घर जाकर रिया को आसपास तलाश किया, किंतु रिया कहीं नहीं मिली। मकान बनाने के लिए खोदे गए कॉलम के गड्ढे में पानी में रिया बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जिसे तुरंत ही पानी से निकालकर इलाज हेतु शासकीय अस्पताल बहेला लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रिया को चेक करने पर रिया की मृत्यु होना बताया। रिया की मकान बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे के कॉलम में गिरने से गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गई। गुहालाल मंडावी 40 वर्ष ग्राम सीतापाला के द्वारा बहला थाने में की गई रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक धनराज सिंह उइके ने धारा 174 के तहत मर्ग कायम किया और सहायक उपनिरीक्षक भगत सिंह कुंजाम ने मौके पर पहुंचकर मृतिका रिया की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत खारी के 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण जन शाम 4 बजे थाना पहुंचकर ग्रामीण अशोक मानेसर व सुरेश पंचेसर के विरुद्ध श्रीमती ज्योति पति दिनेश सपाटे के द्वारा की गई झूठी रिपोर्ट के विरोध में थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर थाना प्रभारी अमित भावसार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर शिकायतकर्ता के द्वारा जो झूठी शिकायत की गई है उसे निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम खारी निवासी ज्योति पति दिनेश सपाटे के द्वारा अपनी पुरानी आपसी रंजिश को लेकर थाना पहुंचकर ग्राम के अशोक मानेश्वर व सुरेश पंचेसर के विरुद्ध एट्रोसिटी एवं छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसे फंसाया गया है एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना जांच के एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही यह भी बताया गया कि जो झूठी शिकायत की गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कर निर्दोष ग्रामीणों के विरुद्ध जो झूठी शिकायत दर्ज की गई है उसे निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई एवं मांगे पूरी न होने पर 7 अगस्त को थाने का पुनः घेराव कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आपको बताया कि इसी मामले को लेकर ग्राम खैरी के 2 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की एक महिला पर मरार समाज के 2 ग्रामीण अशोक मानेश्वर और सुरेश पंचेसर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने गांव की एक महिला ज्योति बोरकर पर गांव के ही दोनों व्यक्तियों के खिलाफ बदले की नीयत से झूठी एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए गाँव के दोनों ही व्यक्तियों को निर्दोष बताया। वहीं उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर को सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अशोक मानेश्वर और सुरेश पंचेसर यदि दोषी है तो फांसी दी जाए, लेकिन जांच में यदि महिला दोषी पाई जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे भी फांसी की सजा दिलाई जाए। जहां उन्होंने उनकी यह मांग पूरी न होने पर समस्त ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। समस्या लेके ये आए कि हमारे कोई मरार समाज के व्यक्ति के नाम से किसी अच्छी महिला ने फर्जी में एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर करा दी। मेरे पति अशोक मानेसर को फर्जी केस में फंसाया गया है। किसने फंसाया है, किस केस में? ज्योति बोरकर ने फंसाया। लांजी नगर परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन पूर्ण हो चुका है, जिसमें भाजपा की रेखा ताराचंद कालबेले अध्यक्ष तो वहीं संदीप तुकाराम रामटेकर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में नगर के 15 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें निर्वाचन के दौरान अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से रेखा ताराचंद कालबेले ने एवं कांग्रेस से पूनम शरद आसटकर ने नामांकन भरा था। मतदान के दौरान सभी पार्षदों ने अध्यक्ष को अपना मत दिया, जिसके परिणाम में रेखा कालबेले ने 9 मत प्राप्त कर विजयश्री हासिल की। वहीं कांग्रेस से पूनम आसटकर को 6 मत प्राप्त हुए। इसके कुछ देर बाद ही नगर परिषद उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। इस दौरान उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से संदीप तुकाराम रामटेकर ने नामांकन भरा, तो वहीं कांग्रेस से पूनम आसटकर ने अपना नामांकन भरा। इस मतदान की प्रक्रिया के दौरान संदीप रामटेकर को 9 मत प्राप्त हुए, तो वहीं पूनम आसटकर को 6 मत प्राप्त हुए। इसमें संदीप रामटेकर की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के उपरांत सभी पार्षद व अध्यक्ष उपाध्यक्ष को निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने पार्षदों के साथ विजय जुलूस निकालकर नगर का भ्रमण करवाया गया। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मतदान की प्रक्रिया के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है। यह क्रॉस वोटिंग कांग्रेस खेमे की ओर से हुई है, यह स्पष्ट रूप से नजर आया। बता दें कि लांजी नगर परिषद में 15 वार्डों में भाजपा के 7, कांग्रेस के 4, आप का 1 एवं निर्दलीय 3 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें वार्ड क्रमांक 13 के निर्दलीय पार्षद संदीप रामटेकर ने पहले ही भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, जिस आधार पर भाजपा के पक्ष में 8 पार्षद हो गए थे। वहीं कांग्रेस खेमे में कांग्रेस के 4, आम आदमी पार्टी का 1 व निर्दलीय 2, कुल इस तरह के 7 पार्षद हुए थे, जो कि आज जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन के लिए नगर परिषद पहुंचे तब यह स्थिति स्पष्ट नजर आई। किंतु अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा को 9 मत और कांग्रेस को 6 मत प्राप्त हुए। इस तरह उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को 9 मत और कांग्रेस को 6 मत प्राप्त हुए। इस तरह कांग्रेस के खेमे में 7 पार्षद होने के बावजूद भी कांग्रेस को 6 मत मिलना यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कांग्रेस खेमे से किसी एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग किया है। यह उन 7 पार्षदों में से कोई भी हो सकता है। बहरहाल कांग्रेस खेमे से किस पार्षद ने यह क्रॉस वोटिंग की है, यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों का शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास हो सके, इस उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हर शनिवार को बाल सभा का आयोजन विभिन्न विषयों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय MLV स्कूल में समाचार पत्रों की भूमिका विषय पर वाचन व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय MLV स्कूल में समाचार पत्रों की भूमिका विषय पर वाचन व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
आयोजित इस प्रतियोगिता में ज्यादातर स्कूली छात्राओं ने बालाघाट एक्सप्रेस अखबार की खबरों को महत्व देते हुए इस अखबार की खबरों में सत्यता होने, स्थानीय खबरों के साथ साथ उन्हें देश विदेश की जानकारी मिलने की बात कहते हुए न सिर्फ अखबार का वाचन किया बल्कि अखबार की प्रमुख खबरों का लेखन कर उन खबरों में अपने विचार भी रखे। छात्रा ने कहा कि बालाघाट एक्सप्रेस अखबार पढ़ने से उन्हें नई नई जानकारियों के साथ ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलती है, इसलिए ज्यादातर छात्राओं ने बालाघाट एक्सप्रेस अखबार की खबरों को इस प्रतियोगिता में अपनी पहली पसंद बनाई है। और हमने ये समाचार पत्र इसलिए बनाया है क्योंकि हम रोज नए नए समाचार पत्र बना के पूरी दुनिया से अपडेट रहते हैं। हमारा समाचार बनाने का यही महत्व है कि हम रोज समाचार एक बार तो पढ़ा करें। कौन सा समाचार पत्र बनाया है आपने? हमने बालाघाट एक्सप्रेस बनाया है। क्या इसमें समझ में आया आप लोगों को? हमें समझ में आया कि हमें रोज अखबार पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे हम दुनिया की सारी बातें उनका हमें ज्ञान होता है। वहीं इसी मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एमएलबी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य वासंती मंडलेकर ने बताया कि आज की प्रतियोगिता का विषय भी राज्य स्तर से ही चयन किया गया है और इस दौरान समाचार पत्र कितनी अहम भूमिका निभाते हैं और उनमें स्थानीय जिला स्तर, राज्य स्तर, देश के स्तर की खबरें के साथ ही विदेशों की खबरों का भी समावेश होता है। इसके वाचन और लेखन की प्रतियोगिता कराई गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को अलग अलग विषय पर बाल सभा का आयोजन कर प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसके 20 नंबर वार्षिक परीक्षा के परिणाम में जुड़ेंगे। बाल सभा में हर शनिवार को प्रथम 3 सप्ताह के अंतर्गत इन बाल सभा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। केवल पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन ही न हो, उनमें लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, प्रश्नोत्तरी, अन्य सभी गतिविधियों का विकास हो। तो इसके तहत आज जो CCL कार्यक्रम के अंतर्गत ऊपर से हमें जो निर्देश थे वो था समाचार पत्र लेखन। इसके अंतर्गत बच्चों में एक समाचार पत्र वाचन की प्रवृत्ति का विकास, विभिन्न प्रकार के समाचार किस प्रकार होते हैं, क्या क्या न्यूज़ें होती है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, लोकल, ये सब समाचार वो पढ़े। इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों से समाचार पत्र का नमूना बनाकर प्रेषित करने बताया। एक तरफ पुलिस प्रशासन नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत जिले भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आए दिनों नक्सली अपनी आमद दर्ज कराकर नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले में समय समय पर सामने आ रही इन नक्सली घटनाओं के बीच कुछ हथियारबंद अज्ञात नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक 23 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी। ताजा मामला मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाथरी चौकी के ग्राम जंगला का है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 9 बजे कुछ अज्ञात हथियारबंद नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली वारदात में मारे गए युवक का नाम ग्राम जंगला निवासी 23 वर्षीय लालू उर्फ लाडो पिता सुकल ध्रुवे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों को इस बात का शक था कि लालू पुलिस की मुखबिरी करता है। इसी शक में बीती रात करीब 9 बजे कुछ हथियारबंद नक्सली युवक घर में घुसे और उसे घर से उठाकर गांव के बाहर आंगनवाड़ी केंद्र ले गए और मेन रोड पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। यह हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने युवक के शव के पास कुछ नक्सली पर्चे भी फेंके हैं। युवक के शव के पास मिले पर्चे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मलाजखंड एरिया कमेटी का उल्लेख किया गया है, जिसमें कथित अज्ञात नक्सलियों ने मुखबिरों और पुलिस के लिए चेतावनी भी जारी की है। उधर मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस ने कथित नक्सलियों के पर्चे को जब्त कर लिया है। वहीं मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने एक ग्रामीण युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 हथियारबंद नक्सली युवक के घर आए थे, जिसने युवक का अपहरण कर आंगनवाड़ी केंद्र के पास ले जाकर युवक की निर्मम हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस को मलाजखंड दलम के प्रमुख विकास नागपुरिया और उनके साथियों पर शक है। मलाजखंड दलम ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। वहीं शव के पास पर्चे भी फेंके गए हैं। इस पर पाथरी चौकी में अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान तेज कर नक्सलियों की जगह जगह तलाश की जा रही है। जाति आधारित जनगणना कराने, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हक को उनके अधिकार दिलाने सहित प्रदेश व देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा के द्वारा जाति आधारित जनगणना जागृति अभियान की शुरुआत की गई।
जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को ओबीसी मोर्चा के बैनर तले संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को ओबीसी मोर्चा के बैनर तले संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित इस सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न समाज संगठनों और समाज के पदाधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार रखे। आयोजित इस सम्मेलन की शुरुआत छत्रपति साहू महाराज की स्मृति शताब्दी वर्ष पर उन्हें याद कर की गई। यहाँ तमाम वक्ताओं ने जाति आधारित जनगणना के लिए पूरे देश में चलाए जा रहे इस अभियान पर जोर देने की बात कही, ताकि आगामी समय में भारत सरकार के द्वारा की जाने वाली जनगणना में जाति आधारित जनगणना की जा सके। ओबीसी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, एक तो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज का स्मृति का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इस मौके पर आयोजन किया गया है। दूसरा, देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो उसके लिए देश भर के संभागों में यह कार्यक्रम हो रहा है। उसके अंतर्गत आज बालाघाट का ये कार्यक्रम संभाग स्तरीय यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक अलग अलग जातियों की क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी नहीं आएगी। और अगर हर चीज संख्या के अनुपात में, शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में अधिकार मिल रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में अधिकार मिल रहे हैं, मगर ओबीसी की संख्या ही नहीं पता चलती। जैसे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में परेशानी हुई आरक्षण देने में, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर ओबीसी को अधिकार मिलने में जातिगत आंकड़े न होने की वजह से ये समस्याएं आ रही है। इसलिए ओबीसी के अधिकार के लिए जाति जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अभियान चला रहे हैं देश में।